चलो तो अब जो है स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा था, कंजंक्शन। ठीक है ना, कंजंक्शन किसी भी दो प्लैनेट का जब साथ में वो बैठते हैं, युति संबंध जो होता है उसको हम इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, हिंदी में युति बोलते हैं। अब वो जो युति होता है, वो युति संबंध काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बेसिकली जो पाराशर जी ने जितने भी इफेक्ट या उसके रिजल्ट बताए वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बता रखे हैं। जैसे शनि और शुक्र का संबंध, या पहले आप शुभ ग्रहों का लो। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य गुरु का संबंध अच्छा है, गुरु चंद्रमा का संबंध अच्छा है, ये तो बताया। गुरु मंगल का भी संबंध अच्छा है। ये अच्छा, ये मित्र क्यों है? ये मित्र भी इसीलिए है, मित्र और शत्रु जो हमने पढ़े, जो मित्र और शत्रु होते हैं प्लैनेट आपस में, वो भी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ही होते हैं। जैसे कालपुरुष कुंडली का मतलब क्या है? मेष लग्न की कुंडली जो 1 नंबर से स्टार्ट हो रही है, मेष लग्न की कुंडली, वो कालपुरुष कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल होते हैं, पंचमेश सूर्य होते हैं, नवमेश गुरु होते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी त्रिकोण के जो भी स्वामी होते हैं किसी भी लग्न के, चाहे वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कोई भी लग्न के जो त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो आपस में मित्र होते हैं। इसीलिए उनका संबंध भी अच्छा माना गया, क्योंकि त्रिकोण का संबंध त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोण के स्वामी से हो जाए तो वो बढ़िया है, पॉजिटिव है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने संबंध को शुभ बताया। और जो शत्रु हैं वो शत्रु भी ऐसे ही निकले हुए हैं। जैसे आपको पता है कि शनि और सूर्य शत्रु हैं। वो शत्रु क्यों है? क्योंकि सिंह लग्न में शनि कहां के स्वामी होते हैं? 7th हाउस और 8th हाउस। मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए वो शत्रु है, इसीलिए वो शत्रु है ना। अब जैसे सिंह लग्न है, अब सूर्य और शुक्र क्यों शत्रु है? सूर्य और शुक्र इसलिए शत्रु हैं क्योंकि सिंह लग्न में शुक्र तृतीयेश बनते हैं और अष्टमेश बनते हैं, और तृतीयेश बनते हैं और दशमेश बनते हैं, यानी त्रिषणाया बनते हैं। कुल मिला के बात ये, तो त्रिषणाया बन रहा है, तृतीयेश बन रहा है। मैंने क्या बताया? कहने का मतलब त्रिषणाया मतलब 3, 6, 8, 11, 12 कुल मिला के ये जो भाव है इनके स्वामी आपस में शत्रु हैं, लग्न के शत्रु हैं। तो लग्न से ही निकाला गया है सब। अब बात समझ में, शत्रु और मित्र कैसे होते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो कंजंक्शन और जो युति है, वो कंजंक्शन और युति का संबंध का प्रभाव कैसे मिलता है? वो प्रभाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ही मिलता है। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, तो वहां पर क्या क्या नेगेटिविटी आएगी, क्या क्या पॉजिटिविटी आएगी, वो लग्न का जब संबंध तृतीय भाव या दशम भाव से बनता है उस हिसाब से आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र और शनि का संबंध धनयोग माना गया, मतलब अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शुक्र द्वितीयेश होते हैं। यहां पर शुक्र सूर्य वाली जो मैंने बात करी उसको भूल जाओ, अभी यहीं से बात स्टार्ट करो कि काल पुरुष कुंडली क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर की राशि की कुंडली है, तो वहां पर द्वितीयेश कौन बनते हैं? शुक्र, और एकादशेश कौन बनते हैं? शनि। तो मैंने क्या बताया था कि जब द्वितीय भाव और एकादश भाव का जब संबंध बनता है आपस में तो वो धनी योग होता है, यही तो बताया था। तो यहां पर ये नेचुरल धनी योग है, ये काल पुरुष का धनी योग है, इसीलिए शुक्र और शनि का संबंध को भी धनी योग माना गया। बात समझ में आई? क्लियर हुई पिक्चर? इसके बाद शनि और बुध का संबंध बढ़िया माना गया। क्यों माना गया शनि और बुध का संबंध बढ़िया? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शनि जो है वो दशमेश और एकादशेश होते हैं, और बुध तृतीयेश और षष्ठेश होते हैं, 3rd हाउस के स्वामी और 6th हाउस के स्वामी, और शनि 10th हाउस और 11th हाउस। तो मैंने क्या बताया था? त्रिषणाय का संबंध जब त्रिषणाय से ही बन जाए, त्रिषणाय के स्वामी का संबंध जब त्रिषणाय स्वामी के साथ ही बन जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये तो बताया था कि 3, 6, 11 जो भाव है इसके स्वामी नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, बट यदि इनका संबंध इनसे ही हो जाए आपस में तो बढ़िया माना जाता है। इसीलिए काल पुरुष कुंडली में शनि और बुध का संबंध बढ़िया माना गया। ठीक है ना, शनि और बुध का संबंध इसीलिए बढ़िया माना गया ग्रोथ के लिए, क्योंकि 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव भी होते हैं। मैंने बताया था जब 10th हाउस में जुड़ जाता है तो उपचय हो जाता है, तो उपचय भाव ग्रोथ को बताता है। तो जिस किसी की भी कुंडली में शनि बुध का संबंध होता है तो वो ग्रोथ को बता रहा है। इसका मतलब कि उसकी कुंडली में सामर्थ्य है कि वो ग्रोथ उसको देंगे। कौन? शनि और बुध मिलकर के।
अब वो शनि और बुध उसकी कुंडली में कोई भी कहीं के भी स्वामी हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है मेष लग्न होगा, हर किसी का वृषभ हो सकता है, मिथुन हो सकता है, मकर हो सकता है, कुंभ हो सकता है, मीन, कोई भी लग्न हो सकता है। बट यदि शनि और बुध का संबंध है किसी भी लग्न में तो वो ग्रोथ को बता रहा है, सिंपल। शनि और शुक्र का संबंध है तो वो धनयोग बता रहा है, सिंपल। ऐसे ही सारे प्लैनेट के योगों को देखा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही हम बेसिक प्रिडिक्शन करते हैं, और जो सटीक प्रिडिक्शन, क्योंकि मैंने क्या बताया, बेसिक से ही सब कुछ निकला है। और बेसिक मैं इसीलिए बार बार, मैं चाहे अभी आपको एडवांस, अभी तो एडवांस में थोड़ा बहुत ही आए थे, है ना। अभी तो हम दशा तक ही आए थे, बट जब मैं आपको डिविजनल चार्ट और ये सब भी पढ़ा दूंगा तब भी मैं आपको बीच बीच में दोबारा रिवीजन कराता रहूंगा, कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें बताता रहूंगा बेसिक के। क्यों? क्योंकि बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे कितना भी पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं अगर आपका बेसिक बेस ही सही नहीं है, ठीक है ना। तो अब बेस यानी जो कालपुरुष है, कालपुरुष की कुंडली है, वहां से अब जैसे कोई भी योग है या कोई भी, जैसे शुक्र है, ठीक है ना, शुक्र 7th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं कालपुरुष के, और कारक भी होते हैं 7th हाउस के। अब वहां पर जो शुक्र होते हैं, कहने का मतलब वो प्योरली रिलेशनशिप को बताते हैं, रिलेशंस को बताते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं। अब किसी के शुक्र यदि वृश्चिक राशि के बैठे हैं, वृश्चिक राशि कहां पड़ती है कालपुरुष में? अष्टम भाव में पड़ती है। तो या तो किसी के शुक्र अष्टम भाव में बैठे हो या वृश्चिक राशि में बैठे हो या केतु के साथ बैठे हो, केतु से संबंध हो, क्योंकि केतु का जो आधिपत्य है राशि, वैसे तो राहु केतु को राशि कोई नहीं मिली हुई, बट राहु मंगल की तरह काम करते हैं, और क्षमा करें, केतु मंगल की तरह काम करते हैं और राहु शनि की तरह काम करते हैं। तो राहु की कुंभ राशि मानी जाती है, ये भी आप नोट कर सकते हो कि राहु की कुंभ राशि का आधिपत्य उसमें माना जाता है, और केतु की वृश्चिक राशि को उसका आधिपत्य उसके ऊपर माना जाता है, केतु का वृश्चिक राशि के ऊपर ना। तो केतु और शुक्र का संबंध हो, केतु वृश्चिक राशि में बैठे हो, क्षमा करें, शुक्र और केतु का संबंध हो, शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हो या शुक्र अष्टम भाव में बैठे हो, तो वो रिलेशनशिप में कुछ हिडन चीजें को बताता है ना, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? हिडन, छुपी हुई चीज है। तो वो कुछ सीक्रेटिव कोई हिडन चीज को बता रहा है, कहने का मतलब ये। अगर शुक्र का संबंध अष्टमेश से है, कुंडली के 8th लॉर्ड से है, अष्टम भाव में शुक्र बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है या केतु के साथ बैठा है, तो कुल मिलाकर वो कुछ सीक्रेटिव चीज बता रहा है। या शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो या द्वितीय भाव में बैठा हो, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठेगा तब भी अष्टम भाव को देख लेगा, है ना, तो अष्टम भाव से संबंध आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इन सब कंडीशन में शुक्र कुछ सीक्रेटिव चीजों को बताता है रिलेशनशिप में। ऐसे ही अच्छा, अष्टम भाव क्या है? हमारा डिटैचमेंट है। मैंने बताया ना 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण है, ये 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण है। तो काल पुरुष के अष्टम भाव का स्वामी एक तरीके से केतु बनता है, इसीलिए केतु को हम मोक्ष का भी कारक बोलते हैं या डिटैचमेंट का भी कारक बोलते हैं, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का मतलब ही डिटैचमेंट है, बताया था ना। मोक्ष के त्रिकोण का मतलब ही डिटैचमेंट है, काम त्रिकोण का मतलब ही डिजायर्स है, अटैचमेंट है। काम त्रिकोण अटैचमेंट है, मोक्ष त्रिकोण डिटैचमेंट है। धर्म त्रिकोण 1 5 9 वो ड्यूटी को बताता है, अपने धर्म को बताता है। 2 6 10 वो अर्थ को बताता है, वेल्थ को बताता है, ये सब तो बताया था। तो जो 4 8 12 केतु वो मोक्ष को बताता है, ठीक है ना। तो केतु और राहु कहां के स्वामी है? एकादश भाव के, एकादश भाव के स्वामी। अभी बताया ना कुंभ राशि का अधिपत्य उन पे आता है, तो एक तरीके से एकादश भाव के स्वामी बनते हैं काल पुरुष में। शुक्र बनते हैं 7th हाउस के स्वामी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस किसी की भी कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध होता है, शुक्र और राहु का संबंध होता है, उस व्यक्ति की जो रिलेशनशिप, क्योंकि शुक्र क्या है? कारक रिलेशनशिप्स का है, लग्जरी का है ना, उसकी डिजायर्स बढ़ जाती हैं, डिजायर को राहु बढ़ा देता है। राहु नॉर्मली किसी के भी साथ बैठे उसके कारकत्वों को बढ़ा देता है, उसमें मैटेरियलिस्टिक चीजों को बढ़ा देता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो काल पुरुष का एकादश भाव के स्वामी एक तरीके से वो बनता है, वो को स्वामी है ना। जैसे शनि तो मेन स्वामी है,
ऐसे ही राहु उसका को स्वामी है, जैसे को पायलट बोलते हैं ना, एक पायलट एक को पायलट, ऐसे ही समझ लो। तो राहु इसीलिए वहां पर मेटेरियलिस्टिक चीजों को बताता है, केतु इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को बताता है या डिटैचमेंट को बताता है या सीक्रेटिव चीजों को बताता है, इसीलिए केतु बताता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? ऐसे ही शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए तो भी वो सीक्रेटिव चीजों को बताता है। क्यों? क्योंकि शुक्र मंगल की युति, क्योंकि मंगल जो है काल पुरुष में 8th लॉर्ड होता है, अष्टमेश होता है, शुक्र 7th लॉर्ड होता है, दोनों का संबंध, इसीलिए वो हिडन चीजों को बता रहे, रिलेशनशिप में हिडन चीजों को बता रहा है। शुक्र राहु डिजायर्स को बढ़ा दे रहा है, रिलेशनशिप के डिजायर्स को बढ़ा देता है कि मेरे को कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी उसके अंदर व्यक्ति के अंदर डिजायर आ जाती है, या लग्जरी चाहिए या कुछ भी ऐसा, मतलब शुक्र से रिलेटेड चीज को उसके अंदर बढ़ा देता है वो शुक्र राहु। शुक्र केतु वैसे तो इन सब चीजों को घटा देते हैं, शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन इन सब चीजों को घटा देता है, बट वो सीक्रेटिवनेस को ला देता है, उल्टा कर देता है। केतु जिसके साथ भी बैठेगा वहां मेटेरियलिस्टिक चीज को लाएगा, सॉरी क्षमा करें, स्पिरिचुअलिटी को लाएगा और डिटैचमेंट को ला देगा। ठीक है ना। गुरु के साथ राहु बैठेगा, गुरु क्या है? 9th लॉर्ड है, काल पुरुष का 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड के साथ गुरु बैठ जाए, राहु बैठ जाए तो क्या होगा? गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन कि वो 9th हाउस से रिलेटेड चीजों को बढ़ा देगा, उसके अंदर वो चाहेगा मेरे अंदर ज्ञान, वो कारक भी ज्ञान का है, 9th हाउस भी ज्ञान है ना, हायर एजुकेशन है, तो 9th हाउस जो है उसकी चीजों को वो बढ़ा देगा कि मैं, वो ये चाहेगा कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, सारा ज्ञान ले लूं, ये भी ज्ञान ले लूं, ये भी ज्ञान ले लूं, ज्ञान की चाहत को बढ़ा देगा। केतु ज्ञान को केतु भी बढ़ाएगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे प्लेनेट है, गुरु और शुक्र, गुरु और केतु एक जैसे प्लेनेट है ना आपस में, केतु भी स्पिरिचुअलिटी को बता रहा है, गुरु भी, बट वो ज्ञान अलग तरीके के ज्ञान को बताएगा। राहु मेटेरियलिस्टिक, जहां पर मेटेरियलिस्टिक गेन होगा उस तरीके के ज्ञान को बताएगा, केतु किस तरीके के ज्ञान को बताएगा? जो स्पिरिचुअलिटी का वैसा ज्ञान होगा, जैसे मेडिटेशन या ये जो भी अकल्ट साइंस है वगैरह वगैरह। गुरु राहु भी अकल्ट साइंस को बताएगा, बट वो गुरु वैसे मेटेरियलिस्टिक उसमें चीजों को जोड़ देगा, उस तरीके के जो है ज्ञान को बताएगा। बात समझ लो, जिसमें लग्जरी जुड़ जाए, जिसमें इस तरीके की, जैसे टैरो रीडिंग में क्या होता है, थोड़ी आजकल क्या है, जैसे आपने देखा होगा टैरो में क्या होता है, लग्जरी थोड़ी सी उसमें देखने को मिलेगी आपको कि सुंदर सा कपड़ा बिछा हुआ है, सुंदर सुंदर कार्ड्स हैं, समझ रहे हो? तो वो ज्ञान कैसा है? वो भी है तो ज्ञान ही है, तो वो भी स्पिरिचुअल ज्ञान ही, पर वो थोड़ा सा उसमें वीनस आ गया या राहु हम कह सकते हैं उसमें आ गया। क्यों? मेटेरियलिस्टिक, गुरु राहु, शुक्र राहु, है ना। तो इस तरीके के हम कॉम्बिनेशन जो है, सबके सब कॉम्बिनेशन हम कालपुरुष से ही उठाते हैं, सबके सब कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट बताए हुए हैं वो कालपुरुष के हिसाब से ही बताए हुए हैं। ठीक है ना। इसीलिए मैंने अभी रजत जी आपको कहा कि आपकी कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वो अंतरदशा में थे, प्रत्यंतर दशा में, इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाई। क्यों? क्योंकि वो अष्टम भाव, काल पुरुष की 8th राशि में, अष्टम भाव की राशि, वृश्चिक राशि में बैठे, और मंगल की प्रत्यंतर में हुआ, मंगल अष्टम भाव में बैठे ही हैं, स्वराशि के, मंगल का हो गया, चंद्रमा का हो गया, सूर्य का हो गया, ऐसे करके अष्टम भाव से कनेक्टेड हुई, इसलिए सर्जरी हुई। ऐसे ही अभी नेहा जी आपने जो कुंडली बताई थी जिसमें शुक्र द्वादश में बैठे थे, वृश्चिक राशि के, वृश्चिक राशि के बैठे थे ना 12th हाउस में, है ना। हाँ, तो उसमें उस समय मैंने बोला नहीं, पर उस कुंडली में भी क्या है, सीक्रेटिव कोई चीज है रिलेशनशिप के लिए। अब आपको पता हो ना पता हो अलग मैटर है। सर कौन सी कुंडली जो मानने पाई थी वो तो कैंसर सेंटर्ड सिस्टमेटिक थी। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, नेहा जी अगर आपको समझ में आ रहा है आप मेरे को बताओ, आप म्यूट कर लो। सर वो पूछ रहे हैं कौन सी कुंडली, जो कुंडली अभी लगाई वो तो कैंसर असेंडेंट थी। अभी नहीं, जो नेहा जी ने पहले बताई थी जिसमें, क्योंकि मुझे याद है कि शुक्र द्वादश में था, वृश्चिक राशि का, 1990 का जन्म था। जी जी सर।
सर वो सेजिटेरियस असेंडेंट कुंडली थी। सैजिटेरियस असेंडेंट है, शुक्र द्वादश में बैठा अच्छा है और मेरे ख्याल से राहु या पता नहीं मंगल किसके साथ बैठा है या शायद अच्छा वो सर वीनस और सन सूर्य के का साथ बैठा है। कॉम्बिनेशन था। हाँ सूर्य के वीनस साथ और सन का कॉम्बिनेशन था 12th हाउस में। हाँ सर, वीनस सूर्य के साथ बैठा है। हाँ वीनस और सन का कॉम्बिनेशन है वहां पर। अब सब लोग म्यूट कर लो। वहां पर क्या है, शुक्र सप्तमेश होता है काल पुरुष में, सूर्य पंचमेश होते हैं। पंचम सप्तम का जब कॉम्बिनेशन बनता है ये लव रिलेशनशिप को भी बताता है, वैसे भी बताता है, ये नेचुरल कॉम्बिनेशन है। और वो बैठा भी द्वादश भाव में, और वो बैठा भी वृश्चिक राशि में, सीक्रेटिव चीजों को बता रहा है। तो मेरे को 101% वहीं से कंफर्मेशन हो गई थी। सर आपने ना जो कॉम्बिनेशन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो लिए हैं ना, वो मूल त्रिकोण राशियों से लिए हैं। जैसे अभी टॉरस असेंडेंट अगर बना दें तो 2 3 4 5 फोर्थ लॉर्ड सूर्य बनता है और लगन लॉर्ड वीनस बनता है। तो उसमें हम क्या कहेंगे उसको? अरे मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि अब म्यूट कर लो। अब कितनी भी कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कॉम्बिनेशन हम जैसे हमने अभी तक पढ़ना है, जो हमने सीखा, जैसे अभी आप कह रहे हो वृषभ लग्न में शुक्र और सूर्य कॉम्बिनेशन होगा तो लग्न और चतुर्थ भाव का कॉम्बिनेशन हो गया। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो उसके जो रिजल्ट हमने पढ़े हैं वो तो एज इट इज चलेंगे। पर मैं आपको कह रहा हूं कि सूर्य शुक्र का यदि कॉम्बिनेशन है किसी भी लग्न में हो, उसका एक जो उसका पॉइंट है वो तो फिक्स है कि वो पंचमेश काल पुरुष में, क्योंकि वो पंचमेश है, शुक्र क्योंकि सप्तमेश है, तो पंचम सप्तम का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है वहां पर। तो मेरी बात समझ रहे हो, लग्न कोई सा भी हो बट उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेम है, सेम हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया ना, शनि और बुध किसी भी लग्न में कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, अब वो मकर लग्न में हो, वो कुंभ लग्न में हो, मीन लग्न में हो, वो वृषभ लग्न में हो, बट वो ग्रोथ को बताएगा। क्यों? क्योंकि वो काल पुरुष में थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन गया एक तरीके से। यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब आई बात समझ? मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप पर्टिकुलर एक राशि ले रहे हैं। जैसे मंगल जो है वो एरीज का और स्कॉर्पियो दोनों का मालिक है। नहीं, दोनों तो लेने हैं यहाँ पर, दोनों लेने हैं, मैं एक नहीं ले तो रहा। आप जैसे आपने एग्जांपल ली वो वीनस और मार्स के कॉम्बिनेशन की, आपने 7th और 8th का कॉम्बिनेशन के एग्जांपल दी। उसका भी है ना, उसका भी आ रहा हूँ, म्यूट कर लो, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में 5th और 7th का तो कॉम्बिनेशन लिया पर 5th और 2nd का कॉम्बिनेशन नहीं लिया, ये तो आप कह रहे हो। मैं आपको हाँ जी। हाँ, मैं धीरे धीरे ही तो आऊंगा सारे कॉम्बिनेशन पे, एक टाइम पे एक सारी चीजें कैसे बता दूंगा। तो यहाँ पर ये धन योग भी है, शुक्र का और सूर्य का यदि कॉम्बिनेशन, तो वो मैंने क्या बताया था, 2nd हाउस 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जब पंचम भाव या नवम भाव से बनता है तो ये धनी योग है। तो काल पुरुष के हिसाब से ये धनी योग है। 2nd हाउस और 5th हाउस का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये धनी योग भी है। तो यहाँ पर व्यक्ति को धन भी देगा ये कॉम्बिनेशन, पर रिलेशनशिप वाइज भी बताएगा। ठीक है ना, दोनों चीजें देखनी है, एक चीज थोड़ी देखनी है। अब शुक्र का कॉम्बिनेशन मंगल से हो रहा है, तो शुक्र का कॉम्बिनेशन मंगल से हो रहा है तो सिर्फ 7th हाउस और 8th हाउस थोड़ा ही है, 7th हाउस और 1st हाउस भी है। शुक्र मंगल में 7th हाउस और 1st हाउस भी है, तो उसको स्पाउस कैसा जो है चाहिए या मिलेगा, अपने मतलब एक अपने जैसा, या उसकी क्वालिटीज सिमिलर हो जाएंगी काफी ज्यादा। लग्न और सप्तम का संबंध हो गया, लग्न क्या है हम, 7th हाउस क्या है हमारा पार्टनर, तो चीजें सिमिलर हो जाएंगी काफी ज्यादा। दोनों कॉम्बिनेशन लेने, एक नहीं लेना कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और सर 1st और 2nd के दोनों का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एरीज और टॉरस का कॉम्बिनेशन बन गया तो उसमें क्या प्रेडिक्शन करें? 1st और 2nd का कॉम्बिनेशन भी धनी हो गया, ये भी बताया था मैंने कि 1st हाउस का कॉम्बिनेशन जब 2nd हाउस या 11th हाउस से बने तो भी धनी हो गया। ठीक है, पहली बात तो धनी हो गया। दूसरी बात, 1st हाउस हमारा सेल्फ है, 2nd हाउस हमारी वेल्थ और ये सब चीजें हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली है, वाणी है, ये सब चीजें हैं। तो जब वो फैमिली और वेल्थ है तो वहां पर लग्न से वो जुड़ गई चीज, शुक्र मंगल में लग्न से जुड़ गई वो चीज, सेल्फ से जुड़ गई वो चीज, तो पैसे को व्यक्ति अट्रैक्ट भी करेगा। व्यक्ति का जो 2nd हाउस होता है वो फेस होता है,
लग्न क्या होता है, वो हमारा सेल्फ होता है। तो फर्स्ट और सेकंड हाउस के कॉम्बिनेशन में यहां पर व्यक्ति को वो फेस से वो अट्रैक्टिव भी बना देता है, अगर वो कॉम्बिनेशन शुभ है, उसका फेस अट्रैक्टिव बना देता है वो। क्यों? सेकंड हाउस फेस है, लग्न हमारा सेल्फ है, सेल्फ से ही तो हम अट्रैक्ट करते हैं, लग्न से ही तो अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। तो लग्न से सेकंड हाउस फेस, वहां पर व्यक्ति को लग्न शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन में अट्रैक्टिव भी बना देता है, यदि वो कॉम्बिनेशन उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा है। अगर अशुभ ग्रह देख लेंगे तो वहां पर मामला बिगड़ जाएगा, पर अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को तो वहां पर व्यक्ति अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें। हाँ बताओ नेहा जी। सर मुझे पूछना था, जैसे ये कॉम्बिनेशंस तो ठीक है, पर सर लगन जैसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग है तो वो लग्नेश से तो देखते ही हैं, प्लस सर एक लगन की डिग्री भी होती है, तो वो कितने डिग्री तक लगन शुभ होता है और कितने डिग्री तक? वो ऐसे नहीं देखते, वो मैं बताता हूँ। उसमें क्या है, म्यूट कर लो अब आप। उसमें क्या होता है कि लग्न का जो मैम ने आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे ना हम लग्न के डिग्री से हम नक्षत्र निकाल लेते हैं कि लग्न का नक्षत्र क्या है, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट ऐसे कि लग्न सिर्फ लग्न की डिग्री से देख करके वीक और स्ट्रॉन्ग बताना वो सही नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा लग्न पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस है या लग्नेश कैसा है, वो जो भी हमने अभी तक हमने पढ़ा सेम, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब है, ये मैं कॉम्बिनेशन आपको बताना चाह रहा था कि युति का कंजंक्शन का संबंध किसी भी प्लेनेट का संबंध हो, 2 प्लेनेट का हो, 3 प्लेनेट का हो, जितने भी प्लेनेट का हो, उनसे हमें प्रिडिक्शन कैसे निकालनी है। हमें मतलब नहीं है वो उसके लग्न कौन सा है, उसके लग्न का वो कहां का स्वामी है, वो तो अलग बात है, उससे तो हम अलग जो प्रिडिक्शन करेंगे वो तो अलग है। पर कार पुरुष की कुंडली से हम क्या प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं उसमें, वो कुछ प्रिडिक्शन पाराशर जी ने फिक्स कर दी। फिक्स कैसे करी, वो काल पुरुष के हिसाब से करी, समझ में आई। तो ऐसे देखना है, काल पुरुष की कुंडली को के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अब नेहा जी आप बताओ, आपको यदि पता है वो जो मैं कुंडली है उसके बारे में आपको पता है यदि, तो आप बताओ। सर इतना डीप तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ आपकी बात गलत नहीं है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, तो रिलेशनशिप वाइज चीजें हैं, है ना। तो कहने का मतलब है वो कैसे पता लग रही है, सिर्फ और सिर्फ कुंडली से ही पता लग रही है, लग्न कुंडली से, और कुछ नहीं उसमें देखने की जरूरत। सिर्फ सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन, वृश्चिक राशि, द्वादश भाव, खत्म, इससे आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं।